तो होता क्या था यार, जब हम अपने टाइम की अगर मैं बात करूं तो हमारे टाइम पे पहले ना ब्लूप्रिंट आते थे। ब्लूप्रिंट का मतलब होता था कि यार इस चैप्टर से इस नंबर का इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे। अब लगभग 4-5 साल पहले से ब्लूप्रिंट ऑफिशियली आना बंद हो चुके हैं, चाहे वो 10th बोर्ड हो चाहे वो 12th बोर्ड हो। बट फिर भी लोग अपने एक्सपीरियंस से क्या बनाते हैं, ब्लूप्रिंट्स। बहुत सारी किताबों में आपको ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे, लेकिन सीबीएसई के द्वारा कभी भी नहीं, इसको ब्लूप्रिंट नहीं कहते हैं। सीबीएसई के द्वारा कभी भी कोई भी क्या नहीं आया है, ब्लूप्रिंट। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि यार ये चैप्टर इतने मार्क्स का, वो अपने एक्सपीरियंस से पता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कहना सत्य नहीं है कि फिर भी ये एक्सपीरियंस फिर भी 10th और 12th में लगाया जा सकता है, 9th में तो ये एक्सपीरियंस में लगा सकते हैं। बिकॉज हो सकता है आपके स्कूल में साउंड चैप्टर आ ही ना रहा हो सकता है आपके स्कूल में साउंड चैप्टर कुछ हिस्सा कट गया हो। अब कुछ बच्चों के स्कूल में मोल कंसेप्ट कराया जा रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में, कुछ बच्चों के नहीं। तो ब्लूप्रिंट तो बहुत दूर की बात है, तो चैप्टर भी नहीं पता कितने कितने नंबर के आएंगे। अच्छा, अब एक होता है कि एक चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ये ब्लूप्रिंट नहीं होता। मैं आपको बोल दूं कि यार एटम्स एंड मॉलिक्यूल 3 नंबर का आएगा, इसको ब्लूप्रिंट नहीं बोलते। या मैं बोल दूं आपको कि यार जो केमिस्ट्री है पूरी वो 12 नंबर की आएगी या 22 नंबर की आएगी, वो ब्लूप्रिंट नहीं हुआ ना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता था कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। जैसे मान लो एक चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहां लिखा हुआ है 4 नंबर का आएगा, और कैसे आएगा, 1+3, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। इसको ब्लूप्रिंट बोलते थे हम लोग, जो अब नहीं यहाँ पे। हाँ, 9th में और 11th में हो सकता है आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं से किसी टीचर ने अपने स्कूल का ब्लूप्रिंट दे दिया। और सच बताऊं तो ब्लूप्रिंट ज्यादा हेल्प भी नहीं करता था। आप मुझे बताओ, अगर आपको ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा तो आपके पढ़ने के स्टाइल में ज्यादा बदलाव नहीं आएंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको, जब मैं बता दूं कि यार वर्क एनर्जी आपका 4 नंबर का आएगा, जो कि 3+2 आएगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन, चलो अब आप बताओ क्या पढ़ोगे और क्या छोड़ोगे, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं ना। तो वही वाली बात है, ज्यादा हेल्प नहीं होती थी। हाँ, अगर क्लियर है कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर 1 नंबर का आएगा, मान लो कहीं पे लिखा है वर्क एनर्जी 1 नंबर का आएगा, तो समझ जाएंगे हम, इससे डेरिवेशन नहीं आएगी, इससे कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आए। बट फिलहाल हम यहाँ पे मिले हैं किस चीज के लिए आज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब यह है कि हमारे एग्जाम में यही आएंगे? आंसर है नहीं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब होता है आपका पेपर, जो पूरा का पूरा पेपर 80 नंबर का बनेगा सीबीएसई बोर्ड में, ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं उनमें से 80 नंबर में से 40 नंबर इसी बोर्ड पे मिलेंगे आपको, ये तो तय है, ये कोई नहीं रोक सकता। 80 में से कितने, 40 नंबर आपको इस बोर्ड पे मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, टॉपिक्स बता रहा हूं। जैसे कि आप शुरू करें, चैप्टर हमारा फर्स्ट आया, चैप्टर हमारा, अच्छा अब ये मैं आपको एक प्रिंट के फॉर्म में क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे समझाना भी है साथ साथ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर में क्या दे रहा है। जैसे चैप्टर कौन सा हुआ हमारा 1, अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो चैप्टर 1 से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसके ऊपर 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से डिग्री सेल्सियस, एक आध नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं और बात आपसे पूछूं तो इसमें एक क्वेश्चन आपका डिफ्यूजन के ऊपर आ सकता है। किसके ऊपर आ सकता है? डिफ्यूजन के ऊपर आ सकता है। और एक सवाल जरूर आएगा और वो है इवेपोरेशन के फैक्टर्स पे, इवेपोरेशन के फैक्टर्स पे। ये टॉप इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप कहोगे सर लेटेंट हीट, हाँ वो भी आता है एग्जाम में। अब आप कहोगे मैटर की स्टेट्स में डिफरेंस, वो फिर तो पूरा चैप्टर हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा चांसेस इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा चांसेस किसके, एक क्वेश्चन आना ही आना है, किसका, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। डिफ्यूजन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। अब डिफ्यूजन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन मुझे लग रहा है एजर्शन रीजन या स्टडी केस स्टडी से बन सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन में फैक्टर्स के ऊपर सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि एक बोतल में पड़ा हुआ पानी क्यों जल्दी नहीं सूखता है एज कंपेयर टू फ्लोर पे पड़ा हुआ, वो वाले सवाल। या आपको याद होगा 3 कंटेनर दे दिए, एक में पंखा चला दिया, एक का सरफेस एरिया बड़ा है, कूलर कैसे ठंडा कर देता, वो वाले क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं चैप्टर किससे, फर्स्ट से। वहीं पे अगर हम लोग बात करें चैप्टर सेकंड से, चैप्टर सेकंड से पहले के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी सेपरेशन, जो इस साल हमारे सिलेबस से डिलीट हो। एक क्वेश्चन आता ही आता था, चाहे कुछ भी कर लो,
चाहे वो क्रोमेटोग्राफी से आए, चाहे वो डिस्टिलेशन से आए, लेकिन वो आता ही था। लेकिन इस साल अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एक तो है न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन। याद आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? न्यूमेरिकल ऑन कंसंट्रेशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट का मास दे दिया, कंसंट्रेशन पूछ ली, ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इससे आपको पता ही है क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज। आपको अब या तो इनके डेफिनेशन पूछ लेंगे या आपको कुछ चेंजेस पूछ लेंगे और पूछ लेंगे फिजिकल है या केमिकल। ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर से क्या है, कोलॉइड्स है। क्या है? कोलॉइड्स हो गए, या फिर कोलॉइड से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक बोलूं तो कौन सा, कैंडल इफेक्ट हो गया। अब कोलॉइड से सवाल कैसे बन सकते हैं? सवाल ऐसे बन सकता है कि हमारे पास 3 कंटेनर्स में, एक में सॉल्यूशन है, एक में सस्पेंशन है और एक में कोलॉइड है। पता लगाओ कोलॉइड किस में है, आपके पास एक टॉर्च है, हो जाएगा। या फिर इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी बनता है कि आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में डिफरेंशिएट कर दो, या सोल क्या होता है, सॉलिड सोल क्या होता है। ये बेसिक सवाल कोलॉइड से आ सकते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ये प्रेफरेंस के ऑर्डर में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उसके बाद फिजिकल केमिकल चेंज और उसके बाद कोलॉइड्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सेकंड चैप्टर की। इसके बाद मैं बात करूं अगर चैप्टर थर्ड की, तो चैप्टर थर्ड में यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जो सबसे ज्यादा, मतलब मैं तो कहूंगा नंबर 1 पे आएगा, वो है फॉर्मूला मेकिंग। अच्छा, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मोल कंसेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? नंबर 1 पे होती, अगर वो ना डिलीट हुई होती तो अब, लेकिन वो हमारे सीबीएसई के सिलेबस से क्या हो गई है, अगर वो आपके स्कूल में आ रही है तो वो नंबर 1 है, ध्यान रखना। बट मैं यहाँ पे सबके सिलेबस के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो फिर अब मोल कंसेप्ट ना आके अब आएगा फॉर्मूला मेकिंग। क्या आएगा भाई? अब फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर सवाल 2 तरीके से आ जाते हैं। पहला आ जाता है कि फॉर्मूला दे देते हैं, नाम पूछ लेंगे, या नाम दे देंगे, फॉर्मूला पूछ लेंगे, आपको बनाना होगा उसका फॉर्मूला। बोलो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सेकेंड, मेरे हिसाब से सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉलिक्यूलर मास निकालने को किसी का आ सकता है, ये भी काफी, इसके ऊपर 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। और थर्ड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। 2 लॉ है हमारे पास, कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट। और ज्यादा मतलब इसमें कुछ है नहीं, सिंपल विम्पल, एक आध नंबर में कहीं पूछ लें तो पूछ लें, मैच द फॉलोइंग पूछ लें, वो सब पूछ ले तो अलग बात है। लेकिन हाँ, चैप्टर थर्ड में ऑर्डर में अगर बात करें तो ये ऑर्डर में सबसे ज्यादा। इसके बाद चैप्टर 4 की अगर बात की जाए, चैप्टर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में मैं इसको नंबर दूंगा, सेकंड में मैं आपको नंबर दूंगा वैलेंसी। अब आप कहोगे सर वैलेंसी तो वहां का टॉपिक है, बट हमने निकालना इसको यहाँ पे सीखा था ना, वैलेंसी, या फिर मैं कह रहा हूं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे पता नहीं क्यों सीबीएसई बहुत कम देती है रदरफोर्ड मॉडल्स के पोस्टुलेट्स या लिमिटेशन, जे थॉमसन जी के मॉडल के पोस्टुलेट या लिमिटेशंस, और नील्स बोर, ये बहुत कम देती है, पता नहीं क्यों एग्जाम में। ऑल दे काफी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर, शायद उनको ये पता है कि यार ये बच्चे को 11th में भी पढ़ना है, अभी उस पर ध्यान नहीं दे, बट ये पता नहीं क्यों एग्जाम में बहुत कम आता है। ऑल दे ज्यादा आना चाहिए। और थर्ड पे मैं यहां पे दूंगा एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर आपको एक क्या मिलेगा? न्यूमेरिकल। जब एक पेपर में न्यूमेरिकल होते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, मेरी सलाह है आपको, कि टीचर के लिए पेपर चेक करना बहुत ईजी होता है, बोलने वाली बात नहीं है। मैथ्स के टेस्ट चेक करना बहुत ईजी होता है, अकाउंट्स के टेस्ट चेक करना बहुत ईजी होता है एज कंपेयर टू बायोलॉजी के टेस्ट चेक करना, एसएसटी के टेस्ट चेक करना, इंग्लिश के टेस्ट चेक करना, हिंदी के टेस्ट चेक करना, साइंस में थ्योरी के टेस्ट चेक करना, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? अब मैं उशांक सर को टेस्ट चेक करते हुए देखता हूं कभी कभार, पहले 2 पेपर 3 पेपर में बहुत मेहनत लगती है, पर उसके बाद सबके आंसर पता होते हैं। बोलो, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? आंसर। सर आंसर वो सही है तो ऊपर का तो सही होगा ही ना, समझ रहे हो ना कह रहा हूं? अब क्या गलत है? अगर आंसर, तो पहले तो आंसर काटते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू करता है कहां गलती करती, और वो जल्दी जल्दी मिल जाता है। मतलब बहुत खटाक खटाक पेपर चेक होते हैं किसमें? मैथ्स। तो जब एक क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं तो टीचर के लिए चेक करना बहुत इजी रहता है, इसलिए बोर्ड्स के पेपर में तो खासकर न्यूमेरिकल वो ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे उनको मान लो निर्देश मिला हुआ है कि चैप्टर 4 को भैया 3 नंबर का देना ही देना है,
अब 2 नंबर का क्या डाल दिया, तो भैया 1 नंबर बचा, वो कहीं पे भी डाल देंगे, ठीक है ना। बोलो बच्चों, मैं हर चैप्टर के आपको टॉप 3 टॉपिक्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट और भी हो सकते हैं, पर फिर तो पूरा चैप्टर ही आ जाएगा। ये हमारी केमिस्ट्री हो गई भाई, क्या हो गई। अब चलते हैं किस पे, बायो पे चलना है पहले, चलो बायो पे चलो। बायो में हमारे पास चैप्टर आ गया सेल, क्या आ गया, पूरा नाम नहीं लिख रहे हम, ठीक है ना। अब देखो यार, बायो में ना अपने आप में एक चीज तो आप इंपॉर्टेंट लिख ही लेना कहीं पे भी, वो है डिफरेंसेस, चाहे वो प्लांट सेल और। अब बायो में ना इंपॉर्टेंट बात लिखना थोड़ा सा पता है क्यों मुश्किल रहता है, क्योंकि वहां पे लगभग सभी चीजें क्या होती हैं, लेकिन फिर भी हम टॉप 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं यहाँ पे जो सबसे नंबर 1 दूंगा वो दूंगा सेल ऑर्गेनल्स में भी कौन, लाइजोसोम्स को, प्लस में वैक्यूल्स को। ये काफी इसके ऊपर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड मैं यहाँ पे देना चाहूंगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और थर्ड मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, मेरे हिसाब से हमें देना चाहिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, या फिर इसी के साथ अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन याद है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इसलिए साथ साथ बताना जरूरी है। इसको मैं आपको एक पेपर के फॉर्म में दे दूं, आपको समझ में नहीं आएगा अगर कि ये क्या है, तो फिर आप क्या ही पढ़ रहे हो। ऑस्मोसिस के साथ ही साथ क्या भी जरूरी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक के डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। कैसे, रेजिन को पानी में डाल दिया तो क्या होगा, इसी का तो सवाल है वो। हाथ अगर सॉल्टी वाटर में डाल दिए तो क्या होगा। एक पेपर में सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है ये, कि हमने किशमिश को एक बार डिस्टिल वाटर में डाल दिया, उसके बाद उसको उठाया 4 घंटे बाद, और फिर उसको बहुत सॉल्टी वाटर में डाल दिया, तो बताओ क्या चेंजेस होंगे। अब ये क्वेश्चन भी तो इसी के ऊपर है कि पहले क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, पानी अंदर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक, पानी बाहर चला जाएगा, और एक लेवल आएगा सॉल्यूशन आइसोटोनिक। तो ऐसे ऐसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें किससे, अब टिश्यू से, सब अगेन सेल टिश्यू, बायो के जितने भी चैप्टर हैं उनमें डिफरेंसेस सबसे ऊपर है, ये बात ध्यान रखना। वो बोलने की बात नहीं, हर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन फिर भी टिश्यू में सबसे ज्यादा सवाल, टिश्यू चैप्टर में अगर हम नोटिस करें कि सबसे ज्यादा सवाल कहां से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू से। कहां से आएंगे, सेकंड, आपके हिसाब से आप सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से देखे हैं? मेरे हिसाब से तो आपने सबसे ज्यादा, मतलब आपने पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के ऊपर क्वेश्चन नहीं देखे, ये सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये बेटा परमानेंट टिश्यू है ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक तो कह रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक तो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी हो गए, वो भी आते हैं, मैं उनको तीसरे पे लिखने वाला हूं। लेकिन सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पे पूछे जाते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू सबसे ज्यादा आते हैं। और थर्ड में मैं फंस रहा हूं कि मैं एपिकल लिखूं या जाइलम फ्लोएम लिखूं, है ना, वो मैं लिखता हूं, सुनो। लेकिन उससे पहले ये बात भी ध्यान रखिएगा कि एनिमल और प्लांट टिश्यू में एनिमल टिश्यू कम आता है और प्लांट टिश्यू ज्यादा आते हैं एग्जाम में। कारण मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं पता है, ये तो ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे बस क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि यार ये ऐसा होता है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बाद थर्ड नंबर पे मैं देना तो मेरिस्टेमेटिक भी चाह रहा हूं और क्या भी चाह रहा हूं, तो दोनों दे देते हैं यार, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेरिस्टेमेटिक में तीनों आ गए, मेरिस्टेम्स, और साथ में हमारे जाइलम और फ्लोएम यानी वस्कुलर बंडल आ गए। बोलो जाइलम और, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि जाइलम और फ्लोएम से समझदार टीचर को कम क्वेश्चन देने चाहिए। क्यों, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम की बहुत डिटेल्ड पढ़ाई हमारे 10th के सिलेबस में ही है अगले साल ही, और वहां ये सवाल आता है, तो बाकी जो भी आ सकते हैं मेरिस्टेमेटिक्स से भी आ सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, इंप्रूवमेंट की, इंप्रूवमेंट चैप्टर की। अब इंप्रूवमेंट चैप्टर जो है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, उसमें सबसे ज्यादा बढ़िया सवाल जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो वो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और, इसके ऊपर सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, कुछ क्या दे दो, एग्जाम्पल दे दो, एनॉल एनॉल, ये वाले सवाल बहुत ज्यादा बेसिक सवाल है, पूछे जाते हैं। सेकंड शायद आपको पता ही है सबसे ज्यादा सवाल किसके ऊपर आते हैं,
सबसे ज्यादा सवाल आपके साथ, आपने तो बड़े सारे पेपर देख लिए होंगे यार अब तक शायद। पोल्ट्री फार्मिंग किसके ऊपर आते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपको इसके बाद। वेरी गुड, खासकर एगर्स और लेयर्स, ब्रॉयलर्स में सबसे ज्यादा डिफरेंसेस तो ये पूछे ही जाते हैं कि उनके न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या बदलाव होते हैं, कौन है वो, कैसे है वो, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। और थर्ड मैं यहाँ पे नंबर देना चाहूंगा बी कीपिंग को। किसको देना चाहूंगा? वैसे तो बहुत मुश्किल और अच्छे क्वेश्चन वाटर फिशरी से भी आ सकते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मरीन वाटर हो, बोलो यार, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं बच्चे। या तो इस चैप्टर को ना स्कूलों में ढंग से पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो फिर वही सवाल दे रहे हैं जो ऊपर ऊपर से हैं। और सच बताऊं तो इंप्रूवमेंट से केस स्टडी आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चांसेस केस स्टडी के इस चैप्टर से आने के। ऑल्दो हमें पता है हमारे 2 केस स्टडी आ रहे हैं ना, 3 आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस बायो में तो कहां से हो गए? केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी इक्वल चांसेस हैं और इक्वल चांसेस सेकंड चैप्टर से भी है। और अगर फिजिक्स के हम लोग केस स्टडी की बात करें तो सबसे ज्यादा चांसेस मुझे ऐसा लगता है आंसर वर्क एनर्जी से भी हो सकता है और आंसर लॉज ऑफ मोशन से भी हो सकता है। अब अगर आपके स्कूल में टर्म 2 को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भैया हम टर्म 2 से ज्यादा मार्क्स की चीजें देंगे, तो ध्यान रखिएगा फिर आपको जो साउंड से भी एक बहुत अच्छा केस स्टडी बना के दिया जा सकता है। चलिए किस पे आते हैं अब? फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में हमारे पास अगर हम बात करें सबसे पहला चैप्टर कौन सा? मोशन। मोशन चैप्टर में सबसे पहली चीज जो आपके एग्जाम में आएगी, आपको पता ही है, वो है न्यूमेरिकल। नहीं, न्यूमेरिकल किस पे? ऑन इक्वेशंस ऑफ। यार देखो, अगर एक 9th क्लास का पेपर बन रहा है और उस चैप्टर में मोशन की इक्वेशन के ऊपर क्या नहीं है, तो उस पेपर को फाड़ देना चाहिए। उस पेपर को, अबे फाड़ मत देना उस पेपर में आग लगा देनी चाहिए, उस पेपर में भेलपूरी खानी चाहिए, और वो किसी लायक नहीं बेटा। क्योंकि अगर एक अच्छा यार वही वाली बात हो गई, आप अच्छे पेपर बना रहे हो लेकिन आप इक्वेशन ऑफ मोशन की क्या नहीं डाल रहे? न्यूमेरिकल। और पहले तो ये लिखित में हम बच्चों को देते थे, लिखित में ले लो भैया, नहीं आया तो जदाद हमारी सारी तुम्हारी, कि एक डेरिवेशन भी आएगी, चाहे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, चाहे वो सेकंड क्या है, चाहे वो बड़े साल की आगे हटा दी, तो वो टॉप पे होता है। वरना बोलो बच्चों, 3 इक्वेशन में से एक तो आती ही आती थी, 3 नंबर बच्चों के पक्के होते ही होते थे, ठीक है ना, जो उनको याद होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्या आने के, और मुझे लगता नहीं और कुछ आएगा भी इसमें से। तो एक ही टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो है बच्चों ग्राफ के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने कंफर्म किया, मैंने कहा था कि पूछना अपने स्कूलों में कि ग्राफ के ऊपर क्या आपके वाले क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल? हाँ, तो अगर आ रहे हैं तो ग्राफ के ऊपर अगर आ रहे हैं तो न्यूमेरिकल भी आएगा, नहीं तो ग्राफ में आइडेंटिफिकेशन वाले सवाल आ जाते हैं। आइडेंटिफाई वाले समझते हो आप, कि भैया ग्राफ दे दिया, बोलेंगे पहचाओ ये कौन सा ग्राफ है, बताओ ये कौन सा ग्राफ है, या उल्टा भी आ जाएगा, आपको टाइप ऑफ मोशन दे देंगे और बोलेंगे ग्राफ बना के दिखा दो ग्राफ। ये मेरे हिसाब से तीसरा तो मुझे लिखने की क्षमता ही नहीं है इस चैप्टर में। और आगे ठीक है, इसको आता है हमारे पास क्या? लॉज ऑफ मोशन, जिसको आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी कह लेते हो। इसमें अगेन सबसे ज्यादा चांसेस अगर हम बात करें सबसे ज्यादा, तो वो है न्यूमेरिकल आने के। अब न्यूमेरिकल में भी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल कहां से मिलेंगे आपको? सेकेंड लॉ से। वेरी गुड, सबको पता ही है ये बात कि नहीं? अब सेकेंड लॉ के ऊपर सीधे न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है। सेकेंड लॉ का मतलब F इज इक्वल टू, इसके ऊपर mg नहीं बेटा ma, इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है कि आपको मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, फोर्स निकालो, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? फिर क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स। अबे मास तो दे रखा होगा ना, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर पे लगाना पड़ जाएगा और सेकंड तो लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ गई? और अगर यहाँ से थ्योरी के ऊपर बात की जाए कि यार थ्योरेटिकली सवाल, अच्छा इसके ऊपर न्यूमेरिकल, सॉरी मैं सेकंड नंबर देना चाहूंगा न्यूमेरिकल किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। यार ये तो सेकंड नंबर पे आना चाहिए भाई। 2 बॉडियां चिपक गई, टकरा गई, फलाना ढमकाना वाला कुछ। क्रिश आ रहा है, टॉम आ रहा है, टकरा गए, फुटबॉल खेल रहे हैं, टांग छाती में घुस गए वाले। अबे था नहीं ये क्वेश्चन है, वो चिपक गए फुटबॉल के मैच के बाद, दोनों की वेलोसिटी फाइनल सेम हो गई,
वो वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यार, काफी आता है आपको पता है यार। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर थ्योरी से आती भी है तो कहां से आएगी, थ्योरी में। तो आंसर है थ्योरी में आपसे एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ लॉज, यानी कि फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ से एप्लीकेशन कम क्यों आएगी बताओ, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल आएगा। अच्छा ऐसा हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाए कि भैया न्यूटन जी का क्या बता दो, सेकेंड लॉ, उसके बाद F इज इक्वल टू ma की डेरिवेशन कर दो, 3 नंबर में ये आ गया, और फिर नीचे 2 नंबर में कोई न्यूमेरिकल आ गया उसी लॉ पे। तो भाई साहब एक लॉ ही 5 नंबर ले गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो पक्की बात है, आगे बढ़े। आप वैसे हिमालय में कौन पढ़ता है, ठीक है, हिमालय बहुत आसान पेपर बना रहा है इस साल। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आया हमारे पास कौन, वर्क एनर्जी या पहले ग्रेविटेशन, कोई नहीं चलो अब तो लिख दिया यार है वर्क एनर्जी, डेरिवेशन आ रही है वर्क एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिनके आ रही हैं उनके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यार देखो कुछ चीजें बोलने की जरूरत नहीं है कि भैया डेरिवेशन तो करनी है आपको, वो तो भैया आएंगी आएंगी पूरे पेपर में। अगर हमारे 9th में 10 डेरिवेशन है तो आपको 2 पेपर में मिल जाएंगी, एक तो मिलेगी मिलेगी। तो अगर आपके स्कूल में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वो वाली याद है फ्री फॉल, अगर वो डेरिवेशन हमने सब कराया आपको, अब आ रहा नहीं आ रहा वो आपको कंफर्म करना होगा। आप 9th क्लास में हो, 10th में होते तो हम ठोक बजा के बोलते हैं नहीं आएगा भाई मत पढ़, ये आएगा भाई पढ़। आप कौन सी क्लास में हो, हमें खुद नहीं पता आपके सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं, आपको खुद नहीं पता, आपको टीचर को नहीं पता। कंफर्म करो बच्चों, ठीक है, पूछो डेरिवेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो आज ही याद करना शुरू कर दो, क्योंकि आनी ही आनी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब, ठीक है। हाँ बेटा आ रही है तो फिर आपको पढ़ना है, ठीक। लेकिन डेरिवेशन को अगर हम स्किप करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर से क्या होती है, आपको पता है क्या होगी, न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर आएंगे, सबसे ज्यादा चांसेस न्यूमेरिकल में काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है, ये फर्स्ट चांसेस है, और फिर सेकंड चांस है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। सेकंड चीज अगर मैं यहां पे आपको बोलूं तो लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि थ्योरी का क्वेश्चन मतलब कि भाई एक बॉल है ऊपर से गिर रही है, तो बताओ कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बेसिक बेसिक सवाल यार, बोलो। और मुझे नहीं लगता तीसरी कोई चीज है, न्यूमेरिकल ऑन पावर कह रहे हो ना, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाला आ सकता है, आ सकता। तीसरा पॉइंट वो बनाते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि पावर की बात कर रहे हैं, पावर के ऊपर जो न्यूमेरिकल नहीं होते, जिसमें हमें एनर्जी किस में निकालनी होती है, किलो वॉट आवर में निकालनी होती है ना, उसके ऊपर सवाल हमें एग्जाम में मिलेंगे। बात समझ में आई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज, बस बहुत है इसमें। तो इसके बाद हमारा आता है बच्चों बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर। हर साल 2 हिस्सों में आया करता था, इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये एक हिस्से में आ रहा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ग्रेविटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम देखो हम पूरे चैप्टर को एक साथ मान रहे हैं, बोलो, यानी प्रेशर वाला और ग्रेविटेशन वाला, सबको एक ही साथ मान रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है मास और वेट, दोनों भाई साहब, मतलब दोनों, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी आ सकता है इससे और थ्योरी भी आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड आप कह सकते हो न्यूमेरिकल्स ऑन फ्री फॉल, न्यूमेरिकल्स ऑन, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, वही वाले क्वेश्चन यार, जो देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही बेस्ड होते हैं, बस वहां पे फ्री फॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आर्क। अगर थ्योरी की बात करें, देखो वैसे तो डेरिवेशन भी आ सकती है कि शो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट टू द मास, यानी कि छोटा जी इज इक्वल टू बड़ा जी m/e अपॉन में d²। इसकी डेरिवेशन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो यार, ये टॉप 3 है, लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सेप्शन डाल के 4th पे लिखेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ना यार, तो 4th पॉइंट भी यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, और वो है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम आएंगे, मतलब ना के बराबर है, लेकिन क्या आएगा, थ्योरी। थ्योरी में कैसे,
आपसे पूछ लेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन बता दो। अब वो चाहे पैराशूट्स लिख दो, सबमरीन लिख दो, शिप्स लिख दो, ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिख दो। बोलो। एंड फाइनली हमारा इसके बाद साउंड चैप्टर, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी है बच्चों, साउंड। अब साउंड चैप्टर में अगेन सबसे पहली चीज जो आपको एग्जाम में मिलेगी वो है न्यूमेरिकल ऑन। अब वो चाहे आप उसे एको कह लो, चाहे आप उसे सोनार कह लो, है ना। अरे साउंड गई टकरा के वापस आ गई, वो वाले सवाल आपको ज्यादा मिलेंगे। इसके बाद आपको जो सेकंड चीज मिल सकती है वो है न्यूमेरिकल ऑन, वो वाला फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल मिल सकता है। साउंड से चांसेस न्यूमेरिकल के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन इसमें अगर मुझे थर्ड पॉइंट देना हो यार कि देखो साउंड में पहले क्या होता है, ह्यूमन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अगेन अब वो भी बहुत सारे स्कूल्स में से डिलीट हो चुका है, कईयों के आ रहा है, कईयों के डिलीट हो गया है। तो अब अगर मैं ह्यूमन ईयर को छोड़ दूं तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक हो जाती है। क्या हो जाती है? वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम में साउंड नहीं चलती, फैक्टर्स अफेक्टिंग साउंड, चाहे वो सॉलिड में हो, ह्यूमिडिटी में हो, वो सब वाले कौन केस। बोलो। रिवर्बरेशन कैसे कम करते हैं, एको के कंडीशंस क्या हैं, ये मैंने एको तो मैंने खैर यहीं पे लिख दिया। इसी में अब मैं यहाँ पे एको की कंडीशंस भी लिख देता हूँ कि वो भी काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या कंडीशन है? 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, टाइम गैप 0.1 सेकेंड होना चाहिए, वो कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन। लेकिन अगर हम थर्ड बोले तो यहाँ पे हमारे पास इंफ्रा और अल्ट्रा, और खासकर कौन? अल्ट्रा। इसमें अल्ट्रा की क्या भी पूछ सकते हैं, ये एप्लीकेशन, कि ये कहाँ कहाँ काम आता है और कैसे कैसे काम आता है। तो ये वो चीज, आप देखो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही चीजें पढ़नी है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, आपको इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अगर देखो अगर आप लल्लू हो पढ़ाई में तो इन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, और अगर आप होशियार हो तो एग्जाम के दिनों में आपको इन पे ध्यान देना है। अब आप कहोगे सर अगर हमारे पास बहुत सारी छुट्टियां हैं, तो हाँ, अगर आपको बहुत सारी छुट्टियां तो सभी पढ़ो आप, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़े ज्यादा करो। मान लो अगर आप बाकी सारी चीजों के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन कर रहे हो तो इनके ऊपर 5-5 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनके ऊपर 5-5 क्वेश्चन करने हैं। अब आप मान लो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप थोड़ी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ोगे, होशियार बच्चे से बात कर रहा हूं मैं। अब वो थोड़ी ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंसेस पढ़ रहा है, वो थोड़ी ना प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ रहा है? वो पढ़ रहा है क्या? वो नहीं पढ़ रहा, उसको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। अरे बोलो भाई। तो ये प्रोसेस आपको ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में ये मिलेंगे, हम ये कह रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से आपका 50% पेपर बनेगा। आप कईयों का 70% भी बन सकता है, कईयों का 80 भी बन सकता है, कईयों का 90 भी बन सकता है, कईयों का अबे 100 थोड़ी ना 95 भी बन सकता है 95 भी बन सकता है। तो मतलब ऐसा है, कईयों का 50 तो मिनिमम है। ये सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हमने लिखे हैं कि 50% पेपर तो यहां तक मिनिमम ही है। ठीक है जी, बात समझ में आई है? डन है? तो इन पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। चलो लिखो।